हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, अच्छा, मैं सोच रही थी आपसे एक सवाल पूछूं। चलिए पूछ ही लेती हूँ। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जो आपका समय बीत चुका है उसे पास्ट क्यों कहते हैं? अच्छा, जो बीत चुका है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं? कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हुआ है कि जो राजा महाराजा थे उनका टाइम पीरियड कैसा था, उनके बारे में इतने सालों के बाद भी, 500 600 सालों के बाद भी उनके बारे में हमें इतनी जानकारी कैसे मिलती है? हम ये सारी चीजें कैसे जान पाते हैं? नहीं सोचा? तो आप सोचिए। चलिए, जब तक हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री में टाइमलाइन ऑफ सोर्सेस क्या है, हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4 यानी चैप्टर 4, टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास की समय रेखा और स्रोत। इस चैप्टर में हम जानेंगे हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री को कैसे जाना जा सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, उनको कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आरंभिक मानव अर्ली ह्यूमन लाइफ कैसी थी, धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ वो कैसे बढ़े। ये सारे सवालों के जवाब आज के चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उस टाइम पीरियड में। हाँ जी, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है। इतिहास की बात करें, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें इतिहास किसे कहते हैं, तो हर एक बीता हुआ समय इतिहास होता है जिससे संबंधित हमारे पास सोर्सेस या स्रोत अवेलेबल होते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं या हिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है E.H. कार, यानी एक बहुत बड़े इतिहासकार है E.H. कार। ये कोटेशन आपकी बुक में मेंशन है, वहां से मैंने ये कोटेशन ली है, जिन्होंने लिखा है इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है। कहने का मतलब है कि जो हिस्ट्री है वो स्टडी है पास्ट, और पास्ट की स्टडी, और जो ऐसी स्टडी जो हमें क्या करती है, प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करती है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि जो भी बीते समय में हुआ है उससे आने वाले समय में हम इंटरकनेक्ट करके कैसे अपने आने वाले समय को या अपने जो वर्तमान समय है या प्रेजेंट टाइम है उसको और भी बेटर कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम समझते हैं कि जो इतिहास है, हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि जो मानव थे या जो ह्यूमन लाइफ थी वो कैसी थी, लोग कैसे ट्रेवलिंग करते थे, लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर कैसा था, कैसा पहनावा था। ईच एंड एवरीथिंग हम हिस्ट्री की जानते हैं और समझते हैं, और उसी से उसको कनेक्ट करते हैं अपने प्रेजेंट टाइम पीरियड से, और इस तरीके से हमारे जो प्रेजेंट है और हमारा जो पास्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए ये दोनों आपस में निरंतर चलने वाला संवाद या कॉन्वर्सेशन है। समझ में आया? तो इसको, ये जो एक कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन है, ये कॉम्प्लेक्स सी जो लाइन मैंने आपको बोली है जो आपके समझ में शायद नहीं आई होगी, तो इसको और भी इजी बनाते हैं, अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो हिस्ट्री है या इतिहास है वो बीता हुआ वो समय है जिससे रिलेटेड हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी स्टडी करके हम अपने पास्ट को जानते हैं और अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, कि हम अपने पास्ट के बारे में या अपने अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। तो अपने अतीत के बारे में या अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास उस समय के, उस टाइम पीरियड के बहुत सारे एविडेंस हैं, जिसमें आपके बहुत सारे पीपल, जो लोग उस समय थे, उनकी बोन्स है, एनिमल्स, प्लांट्स, उन सब की स्टडी करके हम अपने पास्ट को जानते हैं और अपने पास्ट को जान करके अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाते हैं। ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्टीज हैं जो हमारी मदद करते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो विशेषज्ञ या एक्सपर्टीज हैं, उनमें पहले जो नाम आता है वो है आपके जियोलॉजिस्ट या फिर भूवैज्ञानिक। जियोलॉजिस्ट या भूवैज्ञानिक वो होते हैं जो रॉक, मिनरल्स, माउंटेन, अर्थ और इसके अलावा अर्थ के स्ट्रक्चर की जो है स्टडी करते हैं।
यानी खनिजों की, चट्टानों की, पर्वत की और पृथ्वी की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि उस टाइम पीरियड का रॉक या फिर जो पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, माउंटेन्स कैसे थे और उन वो जो काल था वो कितना पुराना था, ये सारी स्टडी की जाती है जियोलॉजिस्ट के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजिस्ट। पैलियंटोलॉजिस्ट या जीवाश्म वैज्ञानिक वो वैज्ञानिक होते हैं जो फॉसिल्स के, एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं जो सड़ गल जाती हैं और कहीं ना कहीं उनके रिमेन्स या अवशेष बच जाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं जीवाश्म वैज्ञानिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव विज्ञानी उन्हें कहा जाता है जो स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स की, कल्चर की, सोसाइटी की और उस समय की जो रहन सहन है, खान पान है, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनको ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातात्विक। पुरातात्विक की बात करते हैं जो एक्सकवेट करते हैं, जो खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जो भी मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, पॉटरी निकलती है, जो भी बिल्डिंग्स या इमारतें निकलती हैं, जो भी कॉइन्स निकलते हैं, उनकी स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि पास्ट में कौन सी घटनाएं हुई थी और ये घटनाएं या इवेंट्स कितने पुराने थे। समझ में आ गया। तो जियोलॉजिस्ट जो है वो रॉक्स की स्टडी करते हैं और अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जो पैलियंटोलॉजिस्ट है वो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। मानव वैज्ञानिक या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातात्विक की बात करते हैं जो एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं और उससे जो भी अवशेष मिलते हैं, जो स्रोत मिलते हैं, जैसे आपके इमारतें हो गई, कॉइन्स हो गई, इन या टूल्स हो गए, उनकी स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म या फॉसिल की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए आपको एक पिक्चर दी हुई है कि मड के ऊपर जो है डायनासोर जो है किसी जमाने में मिलियन टाइम अगो डायनासोर उसके ऊपर चला, वो मड के ऊपर डायनासोर के जो पैरों के निशान है वो रिमेन्स के फॉर्म में थे। उसके ऊपर लगातार जो है रॉक्स की लेयर बनती चली गई मिलियन अगो वो जो है सुरक्षित थी। जब उसकी खुदाई की गई तो वो रिमेन्स मिले और वही फॉसिल्स कहलाते हैं। यानी फॉसिल्स जो होते हैं मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं उनके सड़े गले जो रिमेन्स बच जाते हैं उनको ही फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है। और ये लाखों वर्षों तक सुरक्षित होते हैं, सेव होते हैं और इनकी स्टडी की जाती है और इनकी स्टडी करके कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है कि वो कितना टाइम पीरियड या कितना पुराना है। इसमें आप डायनासोर की हड्डियां, चट्टानों के ऊपर एनिमल्स की जो अवशेष हैं या फिर जो छाप रह जाती है, फुटप्रिंट रह जाता है, उससे पता लगाया जाता है। इसको ही फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। जो इतिहास है उसमें समय को कैसे मापा जाता है। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एरा यानी युग। युग की बात करते हैं तो युग समय की एक सबसे लंबी अवधि होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारी घटनाएं होती है। उन घटनाओं के आधार पर ही जो युग है वो डिवाइड है। जैसे स्टोन एज, आपका पाषाण युग या स्टोन एज वो एज है जहां पर जो पाषाण है या फिर पत्थर के टूल्स का, औजारों का प्रयोग किया जाता था। फिर है कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज वो एज है जहां पर ब्रॉन्ज या कांस्य का यूज सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, कांसों के टूल्स देखने को मिले हैं। फिर आयरन एज या आयरन युग, लोह युग वो युग जहां पर लोहे का प्रयोग करना शुरू किया गया था। तो इस तरीके से ये लॉन्ग टाइम पीरियड होता है जिसमें जब ह्यूमन जो है अपने अर्ली फेज में था तो सबसे पहले उसने जो पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ब्रॉन्ज का यूज किया। फिर धीरे धीरे 600 बीसी तक आते आते जो है आयरन जो या फिर लोहा है उसका यूज करना शुरू कर दिया गया था। और इसी के आधार पर जो है इनको अलग अलग फेजेस में या एरा में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। ठीक है। तो एरा या युग जो होता है एक बहुत लंबी अवधि होती है इतिहास की। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी बुक में मेंशन है कि पुराने जमाने में जो ऑस्पिशियस इवेंट होते थे यानी जो पवित्र या शुभ घटनाएं होती थी जिसमें कोरोनेशन ऑफ किंग यानी जो किंग का राज्याभिषेक होता था या फिर कोई रिलीजियस इवेंट होता था, उसके हिसाब से जो है टाइम डिसाइड किया जाता था। एट प्रेजेंट टाइम हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। ग्रेगोरियन की बात करते हैं तो पोप ग्रेगोरियन जो उन्होंने 1582 में 1582 में ग्रेगोरियन जो
पोप ग्रेगोरी 13 थे, उनके द्वारा सबसे पहले जिस कैलेंडर का यूज किया गया था उसको ही ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। एट प्रेजेंट टाइम हम उसी कैलेंडर का यूज करते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, और जिसमें 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, जिसमें 365 की जगह 366 यानी 366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी के महीने में 28 की जगह 29 दिन होता है। ठीक है, तो आज के टाइम पीरियड में हम जिस कैलेंडर का यूज करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसको पोप ग्रेगोरी 13 के द्वारा ही यूज किया गया था सबसे पहले। समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इतिहास को, हम जानते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि टाइम के आगे बीसी लगा होता है। तो बीसी का मतलब क्या होता है? तो बीसीई का जो नॉर्मल सा मीनिंग है उसे कहते हैं ईसा पूर्व या बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा पूर्व के जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से जो पहले का टाइम पीरियड था उसको ही बीसीई कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, यानी जो सामान्य युग है उससे पहले का काल। तो उस टाइम पीरियड को हम हमेशा अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, जैसे 3000 बीसी से 500 बीसी, यानी ये उल्टा जा रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है कॉमन एरा। एट प्रेजेंट टाइम जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है इसे हम कॉमन एरा कहते हैं। इसमें 2026 है, फिर 27 से 28 है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जो एट प्रेजेंट टाइम हम यूज करते हैं, चला आ रहा है। अब बीसीई बिफोर कॉमन एरा ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम पीरियड है, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में देखते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस क्या क्या हैं। हिस्ट्री की बात मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। हिस्ट्री या इतिहास वो होता है जिससे रिलेटेड हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और जिसको जान करके, जो अपने पास्ट को जान करके हम अपने प्रेजेंट को बेटर करते हैं, और हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से इंटरलिंक्ड होता है, और अपने प्रेजेंट को हम और भी बेटर बना सकते हैं अपने पास्ट में हुई घटनाओं को जानकर समझकर। ठीक है, अब पास्ट में जो घटनाएं हुई है उनको जानने के लिए कोई तो सोर्स होगा, तो उन सोर्सेस को हम अलग अलग लेवल पर कैटेगराइज करते हैं। जैसा पहला है आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा एक्सकवेट करके या खुदाई करके निकाले जाते हैं, जिसमें मिट्टी के मृदभांड यानी पॉटरी होती है, कॉइन्स यानी सिक्के होते हैं, इमारतें बिल्डिंग्स होती हैं, और ये हमें उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक सोर्स, जिसमें रिटन फॉर्म में आपको जो किताबें हैं उस समय की या मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपियां हैं उससे हमें उस जमाने की या उस समय की जानकारी मिलती है। तीसरा है ओरल सोर्स यानी मौखिक स्रोत, जब प्रिंटिंग का या फिर लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तो उस टाइम पीरियड में स्टोरीज के थ्रू या फिर एक दूसरे को कहकर, मतलब मैंने आपको कहा आपने उसको कहा, ऐसे कह के जो ओरल सोर्स है उसके माध्यम से भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। हाँ, ये सटीक जानकारी नहीं होती, लेकिन एक आइडिया जरूर लग जाता है हमारे पास प्राचीन काल का या एंशिएंट टाइम पीरियड का। अब हम बात करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स की थोड़ी डिटेल में। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सकवेट करके या खुदाई करके निकाले जाते हैं, जिसमें टूल्स यानी औजार, मिट्टी के बर्तन, कॉइन या स्मारक या मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स होते हैं। लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्स यानी रिटन सोर्स होती हैं, इसमें किताबें होती हैं, पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई होती हैं। हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ही होता है हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई लिपियां, उन्हें ही पांडुलिपियां कहते हैं। धार्मिक ग्रंथ मतलब धर्म से रिलेटेड जो किताबें हैं। अभिलेख या इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो रॉक पे या फिर रॉक के ऊपर या बड़े बड़े शैलों के ऊपर जो है लिखे जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर लिखे जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। तो ये आपके साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। नेक्स्ट है ओरल सोर्स। ओरल सोर्स में जो कहानियां, गीत, लोक कथाएं उस टाइम पीरियड की है, उससे भी हमें बीते समय के बारे में, पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री यानी मानव इतिहास की शुरुआत। मानव इतिहास की बात करते हैं, अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करें तो मनुष्य जो है अपने प्रारंभिक टाइम पीरियड में जो है हंटर और गैदरर था। हंटर और गैदरर का मतलब क्या है? मानव जो शिकारी था और खाद्य संग्रह करता था। जो मानव है वो क्या करता था? जानवरों का शिकार करता था। इसके अलावा कंदमूल और जो पेड़ पौधों से मिलने वाले फल हैं उनको इकट्ठा करता था और उससे ही अपने भोजन के फॉर्म में
यूज करता था। एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, ये जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में बहुत सारी जो है हमें पेंटिंग्स मिली है, जिससे हमें जानकारी मिलती है उस समय के बारे में। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, आप इसको देख करके भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा अपने आरंभिक काल में, अर्ली ह्यूमन लाइफ में, जो ह्यूमन बीइंग थे या जो मानव थे, वो जो है औजारों के लिए पत्थरों का यूज करते थे। पत्थरों के औजारों का यूज करते हैं, इसलिए जो आपका इनिशियल फेज था, प्रारंभिक समय था, उसको पाषाण युग या स्टोन एज कहा जाता है, क्योंकि उस समय स्टोन के टूल्स का यूज किया जाता था। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमन लाइफ की बात करें तो हंटर एंड गैदरर थे, जो टूल्स यूज करते थे वो स्टोन के टूल्स यूज करते थे। और इनिशियल जो टाइम फेज था मानव ह्यूमन बीइंग का, उसको इसीलिए पाषाण काल या फिर स्टोन एज कहा जाता है। और ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, जानवरों की खाल को कपड़ों की तरह पहनते थे। इसके अलावा गुफाओं में, केव्स में, जो शेल्टर था इनका वो केव्स था, यानी जो केव थी या गुफा थी उनके अंदर ये रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी द ह्यूमन शिफ्ट। मानव के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि हंटर और गैदरर था, यानी शिकार करना और पेड़ पौधे से मिलने वाले फल, जड़, जो जड़ है, कंदमूल, इनको इकट्ठा करना इनका मेन एक्टिविटी थी। ठीक है, इसके अलावा ये गुफाओं में रहते थे और टेम्परेरी शेल्टर था, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, ये जगह जगह घूमते रहते थे अपने जानवर, वो खाने की तलाश में, जानवरों की शिकार की तलाश में और पानी की तलाश में। ठीक है, इसके मतलब ये जो है स्मॉल नोमैडिक लाइफ जीते थे और ये ग्रुप में रहते थे, बैंड बना करके रहते थे, इनके ग्रुप को बैंड कहा जाता था। और ये जो लोग हैं मिल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जहां पे ज्यादातर ये नदियों के या जो रिवर्स के आसपास रहते थे, ताकि इनको वाटर के सोर्सेस आसानी से मिल जाए। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जो ह्यूमन है उनकी लाइफ में हमें चेंजेस देखने को मिलता है। स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड था दैट इज आइस एज, फिर धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज आता है, मौसम थोड़ी गर्म होते, मौसम के हल्के से गर्म होने की वजह से हरी हरी घास उगना शुरू हो जाती है। और हरी हरी घास उगना शुरू हो जाती है तो मानव धीरे धीरे जो है जानवरों को पालतू बनाना शुरू करता है, एनिमल हस्बेंड्री शुरू करता है। जो आपकी भेड़ है, बकरी है, गोट है, जो ऐसे एनिमल्स है इनको पालतू बनाना शुरू करता है और फिर एक जगह पे टिक करके रहने की शुरुआत होती है, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी निवास कहते हैं। स्टार्टिंग में 12,000 साल पहले, बीसी की बात कर रही हूं मैं, जो मानव है उनके द्वारा जो है खेती की शुरुआत देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पहले गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, यानी व्हीट, बार्ले, राइस एंड मिलेट्स, ऐसे जो फूड है इनकी जो है खेती स्टार्ट की जाती है। परमानेंट सेटलमेंट मैंने आपको बताया। फिर धीरे धीरे जब ये लोग एक जगह टिक कर रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां बनती हैं, फिर वो बस्तियों का आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर बस्तियां धीरे धीरे कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह जो मानव है वो एक हंटर गैदरर से एक जो है डेवलपिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ता है और एक स्थायी जीवन जीना शुरू करता है। अब हम फर्स्ट क्रॉप की बात करते हैं तो 12,000 साल पहले एंड 12,000 ईयर अगो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा खेती करने की शुरुआत की जाती है। और इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है ह्यूमन लाइफ में, कि अब वो जो है जो जगह जगह घूमते रहते थे, अब वो एक जगह रहना शुरू करते हैं। इससे जो है ह्यूमन बस्तियां बननी शुरू होती है, धीरे धीरे जो है वो कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। क्रॉप की बात करें, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के द्वारा या ह्यूमन बीइंग के द्वारा सबसे पहले जो फार्मिंग की गई है, खेती की गई है, किस फसल की गई है? तो आप याद रखेंगे, क्रॉप की बात करें तो व्हीट, बार्ले सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद राइस एंड मिलेट, इनकी खेती सबसे पहले की गई और धीरे धीरे ये फिर एक जगह रहना शुरू कर देते हैं। तो आपने समझ लिया कि सबसे पहले क्या हुआ, आइस एज से जो क्लाइमेट है वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू होती है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे घास उगनी शुरू हो जाती है, मनुष्य एक जगह टिककर रहना शुरू करते हैं और खेती की शुरुआत होती है। इस तरीके से जो फूड है, स्टेबल फूड्स सप्लाई होना शुरू हो जाता है, नियमित मात्रा में भोजन की उपलब्धता होती है। लोग जो है अब खेती होगी तो उस खेत के फसल की देखभाल करने के लिए एक जगह टिककर रहना शुरू करेंगे, तो परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत देखने को मिलती है। फिर लोग जब एक जगह टिक कर रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो है आबादी बढ़ने लग जाती है, ग्रुप लोगों का बढ़ने लग जाता है, वो बस्ती बनती है, फिर बस्तियों से धीरे धीरे वो जो है विलेज, और विलेज से फिर पूरी एक सभ्यता का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो हम आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि सारी चीजें आपस में कैसे कनेक्ट है। हम देखते हैं कि
अर्ली ह्यूमन लाइफ में जो मनुष्य है या फिर जो मानव है, जो पीपल है, वो क्या है, हंटर एंड गैदरर है। फिर धीरे धीरे जो है आग का आविष्कार होता है, यानी फायर आता, फायर की डिस्कवरी की जाती है। उसके अलावा वो एक जगह जो स्टार्टिंग में जो स्टोन के टूल्स यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, जानवरों को पालतू बनाना शुरू करते हैं। और फिर जब मौसम में चेंज आता है, धीरे धीरे वो एक जगह रहना शुरू कर देते हैं, खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं, और शिकारी और हंटर एंड गैदरर की जगह अब वो क्या बन जाते हैं, प्रोड्यूसर बन जाते हैं, अनाज का उत्पादन करने वाले बन जाते हैं। तो इस तरह ये पूरी ह्यूमन लाइफ जो है, जिसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये सारी जानकारी हमें कैसे मिलती है, ये सारी जानकारी हमें उन सोर्सेज से मिलती है जो एक्सकवेट करके या खुदाई करके निकाली गई है, उनकी कार्बन डेटिंग की गई है, और उससे हमें ये सारी जानकारी मिली है उस समय की सभ्यता के बारे में, उस समय के टाइम पीरियड के बारे में। और जो फॉसिल्स है उनकी स्टडी करने से हमें भी ये सारी जानकारी मिली है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने जाना कि हिस्ट्री को हम कैसे, हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री को हम कैसे जान सकते हैं, लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, अर्ली ह्यूमन लाइफ में जो मानव थे वो कैसे रहते थे, फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ तो कैसे परमानेंट सेटलमेंट करना उन्होंने शुरू किया। तो ये पूरे चैप्टर में हमने ह्यूमन लाइफ के बारे में जाना, और हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और कैसे अपने बीते समय को समझ के अपने आने वाले समय को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमने ये जाना। तो हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की कि हिस्ट्री जो है मानव के अतीत का अध्ययन है, यानी ह्यूमन लाइफ में पास्ट में क्या हुआ उसकी स्टडी करना ही हिस्ट्री कहलाता है, बशर्ते उससे रिलेटेड हमारे पास सोर्सेज मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा हमने बात की जियोलॉजिस्ट की। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो रॉक्स की स्टडी करते हैं और अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं, रिमेन्स की स्टडी करते हैं, अतीत के अवशेषों के बारे में बताते हैं स्टडी करके। फिर हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा कि फॉसिल्स जो होते हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग के वो रिमेन्स होते हैं जो लाखों वर्षों तक सुरक्षित होते हैं, और जो हड्डियां जो सड़े गले होते हैं, सड़े गलने के बाद भी जो लाखों वर्षों तक बचे रह जाते हैं, वो फुटप्रिंट आपके जीवाश्म कहलाते हैं, जिसकी स्टडी करके हम पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। फिर हमने बीसी के बारे में जाना। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, यानी जो ईसा मसीह उनके जन्म से पहले का समय था, जो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। सीई, कॉमन एरा, जो आपका एट प्रेजेंट टाइम है, जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में चलता है। 2026 है, फिर 2027 आएगा, फिर 28 आएगा, ऐसे। इसके बाद इतिहास को जानने के लिए हमें अतीत की जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है, जिसमें आप आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ा, यानी पुरातात्विक सोर्सेज के बारे में पढ़ा, लिटरेरी सोर्सेज यानी जो पुस्तकें हैं, ट्रेवल लॉग है, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसके अलावा मौखिक यानी कहानी, लोक कथाएं, गीत, इनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में या पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। फिर लास्ट है आपका अर्ली ह्यूमन वर्ब हंट। जो प्रारंभिक मानव था वो हंटर और गैदरर था, शिकारी था, भोजन संग्राहक था, और फिर धीरे धीरे मानव ने परमानेंट सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। मानव ने बस्तियां बसानी शुरू कर दी, खेती बाड़ी शुरू कर दी, और एक जगह स्थायी निवास किया, जिससे पहले विलेज और फिर कम्युनिटी और फिर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को एक बार बुक से भी रीड कीजिएगा, और उसके बाद मैंने जो आपको नोट्स अच्छे से क्लास में समझाए, इसको भी एक बार अच्छे से दोबारा देखिएगा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, जब तक हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।